देखिए, आज हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, पढ़ने के बाद इलेक्ट्रोलाइसिस होता कैसे है, इसका वजह क्या है, यानी मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ने से पहले हम लोगों को किसी वायर में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है कैसे होता है, इसको समझना होगा। लेकिन उससे पहले आप लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का डेफिनेशन लिखें। व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस का डेफिनेशन है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक और पोलर सबस्टेंस dissolved in water, due to that electric current substance dissociated in two or more than two new substance. These types of phenomena is known as electrolysis. ये तो लंबा में हुआ, आप शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं कि when dissolved substance dissociated cause of passing of electricity phenomena is known as electrolysis. And dissolved substance is known as electrolyte. यानी जब आप पानी में घुले हुए मटेरियल जैसे NaCl हो या कोई भी चीज हो, उससे जब आप बिजली का प्रवाह कराते हैं तो उससे जब बिजली प्रवाहित होता है तो उसमें घुला हुआ मटेरियल, पानी में घुला हुआ मटेरियल दो भागों में बट जाता है। जैसे अगर आप NaCl डाले हैं तो उससे सोडियम और क्लोरीन दोनों अलग अलग हो जाएगा। हालांकि सोडियम सोडियम के रूप में अलग नहीं होगा, वहाँ पे सोडियम वाटर से रिएक्शन कर लेगा, वो बाद की बात है। लेकिन पहले तो वो दोनों मटेरियल अलग अलग हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के कारण। तो इसी घटना को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अब केवल ये सॉल्यूशन फेज में ही नहीं होता है, ये मोल्टन मैटर में भी होता है। जैसे मान के चलिए कि आपने नमक को पानी में घोल दिया तो वो नमक का सॉल्यूशन है। लेकिन आप लोग बॉक्साइट का नाम सुने होंगे, Al2O3, यह पानी में घुलता नहीं है। लेकिन इससे एल्युमिनियम को सेपरेट करने के लिए इस मटेरियल को हाई टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है बिना घोले। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप मोम तो समझ रहे हैं ना, पैराफिन मोम जिससे कैंडल बनता है, उसके मटेरियल को आप किसी बर्तन में रख के गर्म करते हैं तो वो कैसे पिघलता है, गर्मी के कारण लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। वो उसका सॉल्यूशन नहीं ना बना, वो खुद लिक्विड बन गया। तो जब कोई मटेरियल खुद हाई टेम्परेचर के कारण लिक्विड बन जाता है और उससे भी जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो वो मटेरियल भी दो या दो से अधिक मटेरियल में टूट जाता है। तो उस घटना को भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन फेज के साथ साथ मटेरियल के लिक्विड स्टेट वाले फॉर्म में भी होता है। क्लियर है? अब इस इलेक्ट्रोलाइसिस को समझने से पहले हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह के मैकेनिज्म को समझना होगा कि किसी भी वायर में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है। उसके बाद हम लोग इसके मैकेनिज्म को समझेंगे। क्लियर है? इलेक्ट्रिसिटी को बहने से पहले हम लोगों को एक बात जान लेना जरूरी है कि अगर किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल है तो वो मटेरियल न्यूट्रल होता है। जैसे आपके स्क्रीन पे दाएं साइड में मैं एक छोटे से एटम, जैसे ही उस हीलियम के एटम में हम एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हैं उस पर निगेटिव चार्ज हो जाता है, क्योंकि 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को काट देता है। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने के वजह से उस पर 1 यूनिट निगेटिव चार्ज हो जाता है। यानी अभी उसमें 4 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। ये 4 प्रोटॉन और तो आप देखिए दाहिने साइड में 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन वाला आइटम है, बेरिलियम है, हीलियम नहीं बेरिलियम है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जब 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन है तो कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे ही हम एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दिए
तो इस पे एक निगेटिव चार्ज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दिए, 2 निगेटिव चार्ज हो गया। अब आप इसमें से 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन के जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन को घटाइए। 2 इलेक्ट्रॉन को घटाते ही देखिए 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन को घटाते ही 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया। यही हाल आप कार्बन में भी देख सकते हैं। कार्बन के एटम में 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन जब तक है इस पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इस पे 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन के जगह पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन को 7 कीजिए, 1 यूनिट निगेटिव चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को 8 कीजिए, 2 यूनिट निगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर आपने इलेक्ट्रॉन को घटा दिया, जैसे 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन और आपने 2 इलेक्ट्रॉन घटा दिया तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा, यानी अब हम इस घटना को समझते हैं। यहां पे ये निगेटिव चार्ज लिखा गया है, ये वास्तव में जो बाहर से आपका वायर आपके घर के सामने से आ रहा है, जिससे आप अपने घर का कनेक्शन जोड़े हैं, उसके एटम का कंडीशन है। इसमें 30 प्रोटॉन और 31 इलेक्ट्रॉन है, यानी जिस वायर में बिजली बह रहा है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। अब यहाँ 1-1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा हुआ है, और इधर जिसको आप अर्थिंग कहते हैं उसमें 1-1 इलेक्ट्रॉन घटा हुआ है। यहाँ 26 प्रोटॉन और 25 इलेक्ट्रॉन के वजह से 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे जो एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन है उसी के वजह से इसके अंदर का जैसे ही ये टच में आएगा, इसके अंदर का 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन मिलते ही क्या स्थिति बनेगा देख लीजिए। देखिए क्या स्थिति बना। वो जो फर्स्ट एटम है कॉपर का, उसमें 29 प्रोटॉन और 28 इलेक्ट्रॉन हो गए, और अर्थिंग का जो आयरन एटम है वो 26 प्रोटॉन और 26 इलेक्ट्रॉन कर लिए। वो जो इसका 26 प्रोटॉन और 26 इलेक्ट्रॉन हुआ है, इसके इलेक्ट्रॉन को फिर अर्थिंग के द्वारा ले लिया जाएगा, और लेते ही इसका क्या हाल हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा। अब ये जो अर्थिंग के तरफ लोहा का एटम है, इसके इलेक्ट्रॉन को लगातार अर्थ अपने अंदर लेते रहेगा, तो इसके पास हमेशा इलेक्ट्रॉन की किल्लत रहेगी, कमी रहेगी। लेकिन हमें तो इस पे कंसिडर करना है ना कि वायर में कैसे इलेक्ट्रॉन बहता है। अब देखिए इसमें 29 प्रोटॉन और 28 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये इसके 1 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कि नहीं खींचेगा? इसके 1 इलेक्ट्रॉन को खींचते ही जो खींच रहा है उसका क्या हाल होगा, जिसका इलेक्ट्रॉन खींचा रहा है उसका क्या हाल होगा? पॉजिटिव चार्ज पहले एटम से दूसरे एटम पे आ गया। अब ये वाला एटम इधर जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, हम लोग को केवल वायर में सोचना है कि वायर में कैसे बहता है। तो इस पे जब पॉजिटिव चार्ज हो गया तो ये इसके 1 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कि नहीं खींचेगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की ना कमी है ना अधिकता है, न्यूट्रल एटम है। ये कॉपर का वायर है जिससे बिजली बह रहा है। यहाँ से यहाँ तक उस वायर के एटम को मैं दिखा रहा हूँ कि उसके एटॉमिक लेवल पे क्या हो रहा है। तो ये जब इसको खींचेगा तो क्या होगा इसके साथ पता है, यहाँ 29 प्रोटॉन 28 इलेक्ट्रॉन के जगह 29 प्रोटॉन 29 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और इसको प्लस का बीमारी पकड़ेगा। अब आप देखिए प्लस चार्ज आ गया तीसरे एटम पे, कॉपर के तीसरे एटम पे, और दूसरे एटम का फिर से न्यूट्रल होने की घटना घट रही है। अब ये जो तीसरा एटम है ये चौथे एटम से इलेक्ट्रॉन को टारगेट करेगा, इससे ये इलेक्ट्रॉन को लेगा। जब इससे ये इलेक्ट्रॉन को लेगा तो क्या होगा, यानी तीसरा वाला न्यूट्रल हो गया और चौथा वाला पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब वो जो चौथा वाला है ना, ये निगेटिव चार्ज के 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, क्योंकि यहां 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि किसी एटम में प्रोटॉन को आप बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ही प्रैक्टिकल में बढ़ और घट सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज।
प्रोटॉन हिलता नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन इज मेन कैरेक्टर ऑफ एटम। प्रोटॉन ही एटम का आइडेंटिटी होता है, पहचान होता है। अब यहां एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है इस पे। अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर के न्यूट्रल होगा। जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन देगा, क्या होगा? देखिए यहां पे ये वो जो आपके घर के बाहर का वायर है, उसका एटम न्यूट्रल होगा, लेकिन पावर हाउस इसे न्यूट्रल नहीं रहने देगा। इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन इसको इतना झोंकेगा कि फिर से ये 30 प्रोटॉन 30 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। लेकिन आपने यहां पे अभी अभी क्या देखा? आपने देखा कि पहले प्लस चार्ज इस पे था, तब प्लस चार्ज इस पे आया, इसका खत्म हो गया। तब प्लस चार्ज इस पे आया, इसका खत्म हो गया। तब प्लस चार्ज इस पे आया, इसका खत्म हो गया। यानी आपने देखा कि प्लस चार्ज का बहना इधर हो रहा है। इधर कौन बह रहा है? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन आपने एक और घटना देखा साथ में, इलेक्ट्रॉन इधर बह रहा है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का बहना इधर हो रहा है, यानी जिधर इलेक्ट्रॉन बह रहा है उसके अपोजिट में पॉजिटिव चार्ज बहता है। फिजिक्स इसको सोचता है, केमिस्ट्री इसको सोचता है। केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब रखता है और फिजिक्स पॉजिटिव चार्ज का हिसाब किताब रखता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी जिधर बहता है ना, उसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन बहता है, क्योंकि फिजिक्स पॉजिटिव चार्ज को ही पकड़ता है। अब आप कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज का नाम पॉजिटिव क्यों पड़ा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हार्म नहीं करता है। पॉजिटिव चार्ज को अगर टच कर लीजिएगा तो आपको झटका नहीं मारेगा, बल्कि आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बना है उसको ही ले लेगा। लेकिन निगेटिव चार्ज को छू लीजिएगा, अगर उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, 11,000 वोल्ट का कोई छू ले, क्या हो जाएगा? मिनट सेकंड में राम नाम सत्य हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि किसी वायर में बिजली कैसे बहता है। अब आप इसे बैटरी में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसे आप बैटरी का पॉजिटिव पोल मानिए और इसे निगेटिव पोल मानिए। पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल बैटरी में वही होता है। अर्थिंग पॉजिटिव पोल है, अब वो जो बाहर में गर्म तार जो घूम रहा है वो है निगेटिव पोल। समझ गए ना? अगर यानी आप किसी बैटरी का तुलना करेंगे तो उसका पॉजिटिव पोल को अर्थिंग मानिएगा, अर्थिंग वाला काम वो करता है, और निगेटिव पोल गर्म वायर का काम करता है। तो इस तरह से आपने इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह को देखा। अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के मैकेनिज्म को देखेंगे। आइए इस ड्राइंग से हम लोग सोडियम क्लोराइड यानी सिंपल साल्ट के इलेक्ट्रोलाइसिस को समझेंगे। यहाँ चूंकि सोडियम भी बहुत एक्टिव मेटल है और क्लोरीन भी एक्टिव मेटल है, इसलिए हम आपके बुक में जो दिया उसका मतलब नहीं, हम जान करके प्लेटिनम का बात लिए हैं, क्योंकि प्लेटिनम लेस रिएक्टिव मेटल है। कहीं ऐसा ना हो कि सोडियम यहाँ से टूट करके इसी से रिएक्शन करने लगे। इसलिए यह ध्यान रखा जाता है कि ये जो इलेक्ट्रोड आप डाले हैं इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए, ये किस मेटल का बना है। ये बहुत एक्टिव मेटल का तो नहीं ना है। अगर बहुत एक्टिव मेटल का इलेक्ट्रोड डाल देंगे तो पता चलेगा कि बिजली के कारण या इलेक्ट्रिसिटी के कारण यही वाटर से रिएक्शन शुरू कर दिया। तो आप तो आए थे वाटर में घुले सोडियम क्लोराइड को सेपरेट करने। आपका तो टारगेट था कि NaCl को हम Na और Cl2 में कन्वर्ट कर दें, लेकिन टारगेट आपका ये था और होने कुछ और लगेगा। इसलिए इस दोनों रट का ध्यान रखा जाता है। क्लियर है ना? अब यहां एक चीज समझना होगा, पानी आप ये देख रहे हैं, एक शीशे का जार है, इसमें वाटर को ले लिए हैं, उसमें नमक घुला हुआ है NaCl, वाटर में नमक घुला हुआ है।
इधर आपने प्लेटिनम का रड लिया और इसे आपने निगेटिव चार्ज से जोड़ दिया, इधर वाले प्लेटिनम के रड को पॉजिटिव चार्ज से जोड़ दिया। निगेटिव चार्ज से जोड़ने का मीनिंग यह हुआ कि इसके निगेटिव चार्ज, आपको चिन्ह मैं बनाया हूं निगेटिव चार्ज का, ऊपर से भी बना देता हूं। इस पे निगेटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज का होने का मतलब है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो चुकी है, इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो चुका है, और इधर कौन ज्यादा हो चुका है? नहीं, इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है, क्योंकि प्रोटॉन न बढ़ता है न घटता है। इसलिए प्रोटॉन को कभी भी बढ़ाइएगा घटाइएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन को जिधर निगेटिव चार्ज है ज्यादा कहिएगा और जिधर पॉजिटिव चार्ज है उधर इलेक्ट्रॉन को कम कहिएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन न बढ़ता है न घटता है, उसकी जितनी संख्या होती है कांस्टेंट होता है। उसके तुलना में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तो निगेटिव चार्ज हो जाता है, उसके कंपेयर में जब इलेक्ट्रॉन घट जाता है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। क्लियर है? अब आपको पता है कि यह सोडियम क्लोराइड, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे करके Na+ बना लिया है, और Cl एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने लास्ट में 8 पूरा करके Cl- बना चुका है। तो Cl- का ये कंडीशन है, इसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके लास्ट में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन गायब है, यानी इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्लियर है? क्योंकि प्लस चार्ज का होना मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी प्लस चार्ज का मतलब इसमें 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है, तब इसका यह हाल है। यहां तक समझ में आ रहा है? इसमें 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है। इसका क्या हाल है? इसमें 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा हुआ है Cl- में, इसमें एक इलेक्ट्रॉन घटा हुआ है, तो इसके 11 प्रोटॉन को 11 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। अब इस Na पर प्लस चार्ज है, अब ये प्लस वाला Na इस माइनस वाले के तरफ खींचता चला जाएगा, प्लस के तरफ माइनस ही खींचता है। ये प्रकृति का नियम है, नेचर का रूल है। यानी अब ये यहां से खींच करके यहां पहुंचेगा, यहां जब पहुंचेगा तो इस Na+ को, यहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता है ना, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, दे दिया एक इलेक्ट्रॉन। देते ही अब इसका क्या हाल हो गया? 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन की जगह पे 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसका प्लस भी खत्म हो गया, अब ये Na+ से Na एटम बन गया, न्यूट्रल Na एटम बन गया। यानी अब ये क्लोरीन का साथ छोड़ दिया, क्योंकि अब इस पे माइनस चार्ज है लेकिन इस पे प्लस रहा नहीं। अब इसके साथ क्या होगा? बड़ा आसान सा बात है, ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखा है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ऐसे। ये एक एक्स्ट्रा है और इस पे नेगेटिव चार्ज है ना। अब यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, जैसे इस माइनस ने Na+ को खींचा तो ये प्लस चार्ज वाला रड Cl- को खींचेगा कि नहीं खींचेगा? और जब Cl- को खींचा तो Cl- क्या किया? इधर मैं दिखा रहा हूं, यही Cl यहां दिखा रहा हूं, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन धीरे से इसे दे दिया, दे दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन देते ही इसका क्या हाल हो गया? 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन वाला स्थिति हो गया, इसका निगेटिव चार्ज खत्म हो गया। अब ये Cl 7 इलेक्ट्रॉन वाला बन गया ना। अब आप कहेंगे कि ये कैसे स्टेबल रहता है, तो इसका स्टेबिलिटी को समझिए कैसे रहता है। ये NaCl का एक जोड़ा टूटा तो दूसरा जोड़ा भी तो वहां पे है, Na+Cl-, तो ये जोड़ा जब भागा तो ये भी तो जोड़ा उधर भागेगा। इस सॉल्यूशन में NaCl का तो महासंख्यो Na+ और Cl- है, तो जब दूसरा वाला जाएगा, मान लीजिए कि एक Cl यहां पहुंचा और अपना इलेक्ट्रॉन देकर के साथ कर दिया, तो दूसरा भी तो इलेक्ट्रॉन देकर के साथ किया। अब ये दोनों आपस में बॉन्ड बना करके Cl2 बना देंगे, और जैसे ही ये Cl2 बनाएंगे
यहाँ पे आपको वाटर का बुलबुला Cl2 का बुलबुला इस पे आपको दिखाई देगा, इस रड पे क्लोरीन गैस का ग्रीन कलर का बुलबुला दिखाई देगा। और इधर जो सोडियम है ये रुकेगा नहीं, वाटर के साथ रिएक्शन करके ये बना देगा NaOH। पूरा इसकी यही बात है, क्योंकि सोडियम जो निकला वो बहुत एक्टिव होता है, वो उसको किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, तो वो क्या करेगा, इसमें जो वाटर है ना उसी से रिएक्शन करके NaOH बना लेगा। तो इस तरह से आपने देखा सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस का मैकेनिज्म। अब हम लोग Al2O3 के इलेक्ट्रोलाइसिस को समझेंगे। Al2O3, यहां सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा इसका बनावट कैसा होता है। तो इसमें 3 ऑक्सीजन के एटम हैं, आप देख सकते हैं ये 3 ऑक्सीजन के एटम को हर एक को 2-2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, और एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, इस पे 2 माइनस माइनस हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इस पे 1 माइनस है, 1 इलेक्ट्रॉन ये दिया, इस पे 1 माइनस है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया, इस पे माइनस है। यानी आप क्या देख रहे हैं, 2 एल्युमिनियम के पॉजिटिव आयन के पीछे 3 ऑक्सीजन का निगेटिव आयन होता है। क्लियर है? Al2O3 एक सॉलिड सब्सटेंस है, जब आप इसे हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो ये टेम्परेचर के कारण पिघल करके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं इस बर्तन के अंदर ये लिक्विड Al2O3 है। पहले इस बर्तन के अंदरूनी हिस्सों को समझ रहे हैं। ये जो है ये ग्रेफाइट का लेयर है, इस बर्तन के बाहरी सतह पे ग्रेफाइट का लेयर होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक वाला ये ग्रेफाइट का लेयर है, और ये जो अंदर चमकता हुआ लेयर देख रहे हैं ये खुद स्टील का लेयर है या किसी मेटल का लेयर है। क्लियर है? ये अंदर चमकता हुआ मेटल का लेयर है, इधर से भी चढ़ा हुआ है, यहाँ तक कि नली के अंदर भी मेटल के लेयर को रखा गया है, और उसी के ऊपर ग्रेफाइट का लेयर है। अब इस ग्रेफाइट वाले लेयर से माइनस चार्ज को जोड़ दिया जाता है, और इधर एक क्लिप होता है, उस क्लिप में 3-3, 4-4 ग्रेफाइट का ही रड पिघले हुए Al2O3 में डुबा दिया जाता है। ये जो रड देख रहे हैं ना ये ग्रेफाइट का ही रड है। अब इसे क्या किया गया है, Al2O3 के सॉल्यूशन में डुबा दिया गया है। सॉल्यूशन नहीं, Al2O3 का मोल्टेन स्टेज है। सॉल्यूशन को कहते हैं जो पानी में घुलता है, ये पानी में नहीं घुला है, इसको इतना ज्यादा गर्म किया है कि गर्मी के कारण ये अपने लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पे प्रोसेस शुरू हो रहा है, क्या, इस क्लिप को आप प्लस चार्ज से जोड़ दिए हैं, तो जाहिर सी बात है इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है, और ये बर्तन में इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, अधिकता हो गई है, क्योंकि इसको माइनस से जोड़े हैं। अब इसके भीतर का जो Al++ है यही Al++ पिघला हुआ है, तो Al++ तो होगा, और इस पे कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। अब इस दीवार पे जो माइनस चार्ज है यहाँ वहां, क्योंकि ये पूरा दीवार जो है कनेक्ट है निगेटिव चार्ज से, अब बीच में क्लिप पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट है, तो ये दीवार को खींचे, दीवार इसको खींचेगा कि नहीं, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है। तो ये एल्युमिनियम का जो आयन है ये खींचता हुआ चला आता है दीवार के पास, और ये दीवार करता क्या है, एक एल्युमिनियम के आयन को 3 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देता है। कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये एल्युमिनियम बन जाता है एल्युमिनियम आयन से नॉर्मल एल्युमिनियम एटम, और दीवार के सरफेस से चिपक जाता है। चिपक गया। हर एल्युमिनियम का यही खेल होता है,
अब ये दूसरा एल्यूमिनियम को भी, एक एल्यूमिनियम तो चला गया, दूसरा एल्यूमिनियम भी गया, इलेक्ट्रॉन लेकर के एल्यूमिनियम बन गया। अब यहां पर देखिए 3 ऑक्सीजन बचा है। याद रखिएगा जब भी केमिकल रिएक्शन होता है इस रेशियो में नहीं होता है। इसमें से 2 को अभी ले चलिए, 1 को बचा के रखिए। अब ये जो 2 ऑक्सीजन है ये भागेगा कहाँ? इस पे माइनस चार्ज है ना, और इस पूरे पे कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। ये प्लस चार्ज का फील्ड बन चुका है। अब इस प्लस चार्ज के तरफ वो माइनस माइनस जिसके लास्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है वो भागेगा। अब भागेगा ही नहीं, यहां एल्यूमिनियम ने इस दीवार से इलेक्ट्रॉन लिया, यहां ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि यहां 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, और इसके पास इलेक्ट्रॉन का घनघोर किल्लत है, महाअभाव है। दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का अभाव वाला प्लेस वही होता है जिसको